Hello viewers, welcome to another video. In this video we will discuss the MCQs of carboxylic acids with keys and their explanations. तो start करते हैं आज का अपना पहला MCQ. So the question number first is aliphatic monocarboxylic acids are generally called option A active compounds, option B is fatty acids, option C is functional groups and option number D is none. देखें, जो हमारे पास एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं ना, ये इंटीग्रल पार्ट होते हैं फैट्स और हमारे पास ऑयल्स के. ठीक है, तो अगर वो फैट्स और ऑयल्स के इंटीग्रल पार्ट्स हुए तो इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम बोलते हैं फैटी एसिड्स. ठीक है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी. ये बुक की भी पॉइंट है कार्बोक्सिलिक चैप्टर में, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हुआ वो हुआ बी. चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 2. When a carboxylic acid react with a metal, dash gas is evolved. कौन सी गैस इवॉल्व होती है? ऑप्शन ए H2, ऑप्शन बी इज कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी Cl2 क्लोरीन एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज. ठीक है, तो ये रिएक्शन होता है फुल, और जब मेटल से रिएक्ट हो गए तो बाय प्रोडक्ट में कौन सी गैस इवॉल्व होगी? तो वहाँ पे जो गैस इवॉल्व होती है ना, वो हमारे पास गैस इवॉल्व होती है H2. ठीक है, मेटल कोई सा भी हो सकता है, पोटेशियम ले सकते हैं, कैल्शियम ले सकते हैं या सोडियम ले सकते हैं. सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हुआ वो ए. चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू के लिए, क्वेश्चन नंबर 3. द मेल्टिंग पॉइंट है रेट रिलेशनशिप विद द कार्बन इन कार्बोक्सिलिक एसिड. ऑप्शन ए डायरेक्ट, ऑप्शन बी इरेगुलर, option C is no relation and the option number D is all of these. तो देखें, जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, वो इंक्रीज करती है इरेगुलरली. कैसे? अगर मेल्टिंग पॉइंट में इंक्रीज कर रहा है मॉलिक्यूलर मास ना, तो वो भी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन पैटर्न क्या है? वो इरेगुलर पैटर्न है हमारे पास. ठीक है, तो इवन नंबर्स के साथ चेंज पैटर्न होता है, ऑड के साथ चेंज पैटर्न होता है, इसलिए बी इज करेक्ट वन. क्वेश्चन नंबर 4. Triols names of carboxylic acid were taken from their option A nature, option B carbon number, option C sources and the option number D is all of these. तो जो कॉमन नेम्स होते हैं ना कार्बोक्सिलिक के, वो हम ड्राइव करते हैं उसके सोर्सेज से. लाइकवाइज देखें, अगर हम फॉर्मिक एसिड की बात करें तो उसके नेम से ही क्या हमें सोर्स मिला है. लाइक फॉर्मिक एसिड फॉर्मिका का वर्ड है. ठीक है, वो एंट के बाइट में होता है, तो वो उसका सोर्स हुआ ना. तो ये भी जो कॉमन नेम्स है, ये हम सोर्स से ही ड्राइव करते हैं, कोई सा भी कॉमन, लाइक एसिटिक एसिड विनेगर से आया है. ठीक है, तो इसको एसीटम कहते हैं. सो सी इज करेक्ट वन. चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ. क्वेश्चन नंबर 5. डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड इज ऑप्शन ए P2O4, ऑप्शन बी PCl5, option C P2O5 and the option number D is PCl5. तो ये डिहाइड्रेटिंग जो एजेंट होता है वो होता है P2O5, ये बुक में लिखा हुआ है. सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा हमारे पास वो बनेगा ऑप्शन नंबर C. चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6. द ज़्वेटर आयन is also called option A international salt, option B internal salt, option C no salt and option number D is none of these. तो जो हमारे पास ज़्वेटर आयन होता है ना, उसकी डायपोलर नेचर होती है, या उसका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो डायपोलर होता है. पोलर क्या होता है या डायपोल क्या होता है? डायपोल होता है दो पोल्स जिसके पास हो, लाइक एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल. तो उसको ज़्वेटर आयन को हम डायपोलर स्ट्रक्चर भी बोलते हैं और उसको हम इंटरनल साल्ट भी बोलते हैं. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हुआ वो हुआ बी. चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 7. Partial reduction of acetic acid happens with option A NH3, option B LiAlH4, option C P plus HI and the option number D is PCl5. दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं. एक क्वेश्चन आता है पार्शियल रिडक्शन ऑफ एसिटिक एसिड या किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का, और दूसरा क्वेश्चन आता है कंप्लीट रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, अगर
कंप्लीट रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की बात की जाए ना, ठीक है, तो उसमें फास्फोरस जो होता है वो यूज होता है। ये एमसीक्यू की पॉइंट है और बार बार ये एमसीक्यू रिपीट होता है, ठीक है। जब पार्शियल रिडक्शन की बात करें हम, तो उसमें जो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा वो बी होगा। तो पहले देखना है कि पार्शियल रिडक्शन की बात कर रहा है या कंप्लीट रिडक्शन की बात कर रहा है, उसके हिसाब से ऑप्शन को टिक करना है। सो बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एसिटिक एसिड इज ऑप्शन ए 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी 13 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द ऑप्शन नंबर डी इज 17 डिग्री सेंटीग्रेड। तो प्योर एसिटिक एसिड फ्रीज होता है ना जब, वो एक आइस लाइक सॉलिड बन जाती है। वो कितनी डिग्री पर बनती है? वो 17 डिग्री पर बनती है। अच्छा, क्वेश्चन ये भी आता है कि उसको उस वक्त 17 डिग्री वाले मोमेंट पर हम फ्रीजिंग पॉइंट पर एसिटिक एसिड को क्या बोलेंगे? उसको हम बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो दो क्वेश्चन हो गए, 17 डिग्री एंड ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं। सो डी इज करेक्ट ऑप्शन। Question number 9, by reacting Grignard's reagent with dry ice we get option A alkenes, option B alcohols, option C is carboxylic acid and the option number D is amide। तो जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करेंगे ना ड्राई आइस को, तो हमें जो मिलता है प्रोडक्ट या रिएक्शन में जो कंपाउंड आता है वो आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई सा भी कार्बोक्सिलिक एसिड आता है वो रिएक्शन पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा हमारे पास वो बनेगा सी। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 10, ईथरिफिकेशन इज कैटलाइज्ड बाय ऑप्शन ए एसिड्स, ऑप्शन बी इज gaseous and the option number C is salts, option number D is none of these। तो जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हीट करते हैं ना अल्कोहल की प्रेजेंस में और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड्स की प्रेजेंट में, तो उससे हमें क्या मिलता है? ईस्टर मिलता है। तो ईथरिफिकेशन किससे कैटालाइज्ड हुआ? वो तो एसिड से कैटालाइज हुआ ना, जब एसिड को रिएक्ट करा अल्कोहल से, किसकी प्रेजेंट में? सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंट्स में। तो हमें क्या मिला? ईस्टर मिला, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ना हमारे पास वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए एसिड्स।